नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 2nd ऑफ दिसंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। असम ट्रिब्यून का अगर न्यूज़ देख लीजिएगा तो यस, सबसे पहला न्यूज़ है दैट 5% ऑफ सीट्स हैज़ बीन रिजर्व फॉर द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स से जो गवर्नमेंट स्कूल से जो पास आउट्स बच्चे होते हैं उनके लिए 5% ऑफ द सीट्स फॉर मेडिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, और ये वैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है जो कि स्टेट्स के हैं, ठीक है, उनको दिया गया है। राइट नाउ, अब ऐसा नहीं दैट 5% जो है वो आप जाकर दिल्ली या फिर तमिलनाडु के स्टेट में दो, नहीं, असम गवर्नमेंट में ही, ठीक है, असम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में 5% सीट्स जो है इनके द्वारा रिजर्व किया गया। नाउ सवाल होता है दैट इतना इनोवेटिव स्टेप लिया क्यों गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखो, असम गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूल्स में खर्चा तो बहुत ज़्यादा कर रही है, ठीक है, और इससे फ़ायदा ये भी होगा दैट फ्यूचर में, है ना, सरकारी स्कूल्स में जो इनरोलमेंट होगा ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 5% सीट्स मैटर करता है ना, मेडिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग। क्योंकि आप देखिए, आप अगर नॉर्मल एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, पता है आपको करोड़ों रुपए का खर्च पड़ जाता है, बट वहीं पर अगर आप एक गवर्नमेंटल रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, एम्स या फिर फॉर दैट मैटर इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पर आपको मात्र कितने % आपको पैसे देने पड़ रहे, पता है, बहुत कम, है ना, एकदम, मतलब मुश्किल से लाख रुपए भी नहीं खर्च होता है 4 साल का। समझ रहे हो बात? तो कहाँ पे करोड़, कहाँ पर 1 लाख से भी कम। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर? राइट, तो अनडाउटेडली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेप। और ये यहाँ से मैं एक चीज़ और भी बतलाना चाहता हूँ। बहुत सा आपको एडुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आता है ना मेंस में, दैट बताओ भाई एडुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत जने बच्चे इंटरव्यू भी दे रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग इंटरव्यू इन विच वी आर आस्किंग देम एज वेल एज टू आप एडुकेशन सेक्टर की इस प्रॉब्लम को देखते हुए आप क्या इनोवेटिव स्टेप्स बता रहे हो, राइट। तो उस समय आप लोग क्या बताओगे? यही सब तो पॉइंट्स बताओगे। जैसे असम गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन दिया है, वैसे ही हर एक स्टेट को इस टाइप से कुछ कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए, जिससे सरकारी स्कूल्स में इनरोलमेंट भी ज़्यादा होगा और यस उनकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी। समझ गया बात को? चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट द हिंदू में बात करेंगे हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है दैट ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, उसके कंटिन्यूएशंस होने चाहिए अप टिल मार्च 2026। नाउ ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्च किया गया था 2019 को। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर इसका एम है दैट जो नॉर्मल के जैसे आपका जाके जुडिशरी में जो केसेस के बर्डन्स होते हैं, वो ऑफ कोर्स आपको समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है वो बर्डन्स, ठीक है। तो वो बर्डन, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना जिनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाना चाहिए, राइट। बट अगर सोचो, जैसे से फॉर एग्जांपल चाइल्ड के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस का केस है, राइट, उसके खिलाफ अब पहले से तो बहुत सारे केसेस हैं, उनका क्या होगा? तो अब देखो क्या होता है ना, हायर जुडिशरीज में ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए उन्होंने एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट लाया था फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का, जहां पर अगर कोई भी रेप रिलेटेड केसेस हो या फिर चाइल्ड के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड केसेस हो, उन केसेस का स्विफ्टली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इस टाइप के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर ओवरसी कर रही है इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो कोर्ट्स है ना, कहा जाता है अभी तक रफली अराउंड 1,95,000, मतलब रफली अराउंड 2 लाख केसेस के आसपास इन्होंने अभी तक रिजॉल्व कर लिया, जिससे जो विक्टिम्स है सेक्सुअल ऑफेंसेस के, उसको प्रॉम्प्ट जस्टिस मिले। ये इनका मेन फोकस है। नेक्स्ट इज द हिंदू से हम लोग ये ले रहे हैं रिगार्डिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाउ देखो क्या है ना, दैट यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसके तहत प्रोविज़न है ड्रोन का वुमेन्स को देने के लिए। नाउ वो आपको पता होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये यूजुअली गांव में क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं एक साथ आ जाती है और एक ग्रुप का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। और यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम का यही किया है दैट हाँ, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स होती हैं उनको जिससे अराउंड एम्पावरमेंट किया जा सके। और वो लोग क्या होता है, जैसे गांव में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो जब भी कोई फार्मर को अगर ऑफ कोर्स फार्मर के पास इतना तो पैसा नहीं है दैट ये खरीद सके ड्रोन को, बट वो रेंट तो कर सकती है। तो वो रेंट कहाँ पर जाएगी, कौन कंपनी जाएगी उनको रेंट करने?
कोई बड़ा ड्रोन का कंपनी आएगा क्या चाइना से या फिर अमेरिका से या फिर इंडिया से ही फॉर दैट मैटर, नहीं, राइट। तो इसीलिए क्या होगा ना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सोचो 5 ड्रोन खरीद लिया, राइट। तो इस किसान को अगर ड्रोन खरीदना है, ऐसे 5 अलग अलग किसानों को ड्रोन खरीदना है, तो ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाएंगे, वो लोग बोलेंगे ठीक है आप लीजिए, एक दिन का मुझे 500 रुपया दे रहा हूँ, आप मुझे ड्रोन दीजिए, उस 500 रुपये से मैं क्या करूँगा, दैट अपने खेतों में जो है पेस्टिसाइड्स या फिर जो भी हो इंसेक्टिसाइड्स वो छिड़काऊंगा, राइट। तो इसीलिए तो बोला गया ना दैट ये स्कीम का एम ही है दैट जो ऐसी जो वुमेन्स है उनको एम्पावर करना है, जिससे क्या वो लोग रफली अराउंड 15,000 सेलेक्टेड वुमेन्स जो है उनको सेलेक्ट किया जा रहा है और उनको ऑफर किया जा रहा है, जिससे क्या वो फ्यूचर में दूसरे जो गांव के किसानों हैं उनको ड्रोन्स को रेंट कर सके एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। और इसके लिए ये जो बोला था ना सेंटर सेक्टर स्कीम, इसका मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसे देगी क्या इसके, हाँ जी हाँ। यहाँ पे बोला गया है दैट वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो जो ड्रोन का से फॉर एग्जांपल 100 रुपया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको 80 रुपये देंगी, है ना, एज अ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग जो 20 रुपये अमाउंट है 20%, राइट, इट कैन बी रेज्ड बाय एसएचजी वुमेन एज अ लोन। मतलब एसएचजी वुमेन जो चाहती हैं तो वो एज अ नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू जो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन में लोन मिलता है, उस लोन का फ़ायदा उठा सकती है, राइट। तो इससे क्या हो गया, एक कहीं ना कहीं विन विन गेम हुआ, है ना। ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो GS3 में आपका जस्ट टॉपिक भी दिया हुआ है ना दैट एग्रीकल्चर में क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ अ टॉपिक इन योर GS, राइट। सो ऑफ कोर्स ये हम लोग कोई भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कभी भी बात नहीं कर रहे हैं ना। हर एक, मैं बार बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट इज़ डायरेक्टली aligned to the syllabus, and whatever we are discussing here, we are not at all discussing out of the context of the syllabus, right? So just try to focus on it. Okay, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमान, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना हमारे देश में, कितने हैं, रफली 75 है ना PVTGs, है ना, तो उनके सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस उनके द्वारा फेस किए जाते हैं उनको एड्रेस करना है एम प्रधानमंत्री जनमान स्कीम का, दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का। इनमें जो है 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि ऑफ कोर्स हेड कर रही है इसको। एंड इसका मेन जो फोकस एरिया है वो क्या है, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस में, जिसमें हाउसिंग ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, इन सब सेक्टर्स में फोकस करना है। और अगर इस टाइप के रिलेटेड में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो यस उन चैलेंजेस को भी सॉल्व किया जाएगा, जिसके की कंपोनेंट्स क्या है, जैसे पक्का हाउस का प्रोविज़न, रोड्स की कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, मेडिकल यूनिट्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का प्रोविज़न करना, हॉस्टल फैसिलिटीज़, वोकेशनल एजुकेशन, आंगनवाड़ी सेंटर्स, मल्टीपर्पज़ सेंटर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम, सोलर लाइटनिंग ले लो, है ना, तो मोबाइल टावर्स का इंस्टॉलेशन, विलेज डेवलपमेंट नॉलेज सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट। तो ये सब आस्पेक्ट देखो अल्टीमेटली ये सब जो है, जैसे पक्का हाउस, राइट, ये कौन से प्रोविजन है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के थ्रू, राइट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू रोड का कनेक्टिविटी। तो ऐसा बात नहीं है दैट कोई नए नए स्कीम्स लॉन्च किए जाएंगे इसके लिए, नहीं, जो स्कीम्स है ना उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये स्कीम है, दैट इज प्रधानमंत्री जनमान स्कीम। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट? अच्छा, इसका टारगेटेशन ड्यूरेशन जो है अचीव करने का वो आने वाला 3 साल में है। और जो बेनिफिशरीज है जो हमारे देश में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है फ्रॉम 18 स्टेट्स एंड वेरियस यूनियन टेरिटरीज, तो यस उसके लिए ये अप्लाई होगा, जिसका ओवरऑल गोल यही होगा दैट यस ओवरऑल वेलबिंग किया जा सके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल हाउस होल्ड्स का, है ना, जिसमें ये सारे अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फैसिलिटीज़ डिस्कस की है वही सब फैसिलिटीज़ लिखी हुई है, वो सब मिल सके। और डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज़ का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वेलनेस सेंटर किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, आयुष एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। यही नहीं, आयुष में जो फैसिलिटीज़ मेडिकल यूनिट्स अभी प्रोवाइड करेंगी, है ना, और स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा ओवरऑल इन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट इज ट्रॉपिकलाइजेशन।
Now, what is this matter called tropicalization? Climate change जो है ना, इससे सिग्निफिकेंट हमें ग्लोबल एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं ट्रॉपिकलाइजेशन. अब देखो ट्रॉपिकलाइजेशन है क्या, जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इफ़ दिस इज इक्वेटर राइट, ये जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होता है. यूजुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जोन को हम लोग ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स बोलते हैं. इसके ऊपर क्या है, टेम्परेट लैटिट्यूड, उसके ऊपर क्या है, पोलर लैटिट्यूड्स राइट. सिमिलरली टेम्परेट एंड पोलर दोनों नॉर्दर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर में होता है. अब ट्रॉपिकलाइजेशन का मतलब क्या है, दैट गर्मी बढ़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज बढ़ने से क्या हो रहा है, दैट ये जो रीजन्स है ना, यहाँ पर जो भी मरीन स्पीशीज है फॉर दैट मैटर, वो क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है दैट ये ट्रॉपिकल रीजन की गर्मी को सह नहीं पा रहा है, इसलिए दे आर माइग्रेटिंग टू इधर टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स के आसपास राइट. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रॉपिकलाइजेशन. मतलब जहाँ पर ट्रॉपिकल स्पीशीज जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल एंड टेम्परेट रीजन. ठीक है. सो ये जो मास मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है मरीन लाइफ का, ये मेनली इसका रीज़न यही है. दो रीज़न है, वो है पहला है सी सरफेस टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, और दूसरा है मरीन हीट वेव्स के कारण राइट. और ये जो ट्रेंड है ना, ये पता है कौन से रीजन में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये वैसे रीजन्स में जहाँ पर करंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट. वहाँ पर तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण जो है यस इट इज़ लीडिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी में भी हमें पोटेंशियली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है राइट. इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देख लीजिएगा तो ये रीजन बाय रीजन वैरी कर रही है ना. जहाँ पर ग्लोबल फिशरीज तो इम्पैक्ट हो ही रहे हैं, पर साथ ही साथ कार्बन शॉर्टेज एंड टूरिज्म में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. ठीक है. सो दिस इज क्योंकि ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए ना, टूरिज्म क्यों आ रही है इस वाले रीजन में, जैसे मालदीव्स में अगर आप क्यों जाता है, ऑफ कोर्स वहाँ हनीमून तो बनाने जाता ही है इंसान, बट साथ ही साथ हनीमून के साथ कहीं ना कहीं कोरल्स को भी देखने जाता है ना, एक्सप्लोर करने जाता है. बट कोरल्स अगर वहाँ पर रहे ही नहीं तो आप किसको देखने जाओगे भाई, समझ रहे हो बात है ना. तो ये चीज़ प्रॉब्लम है दैट जो कि हमें देखने को मिल रहा है ट्रॉपिकलाइजेशन. तो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एंड आई वॉट थिंक दैट इज दैट ये प्रीलिम्स में आपको पूछेगा है ना, और मेंस में फोर्डर पॉइंट के लिए तो खैर आप बता ही सकते हो कभी भी एग्जाम आंसर लिखने में. ठीक है. नेक्स्ट, सैफरन प्रोडक्शन इन इंडिया, पंपोर जम्मू कश्मीर में राइट. ये माना जाता है सेंटर्स ऑफ इंडिया का सैफरन कल्टीवेशन. सैफरन को बोला जाता है रेड गोल्ड. गोल्ड क्यों बोला जा रहा है रेड गोल्ड, क्योंकि देखो वैसे तो सैफरन हम लोग खाते कंज्यूम करते हैं, बट गोल्ड इसलिए रेड गोल्ड इसलिए बोला जाना क्योंकि ये एक तो बहुत कम एरिया ऑफ इंडिया में प्रोडक्शन होता है, और ऊपर से इसकी महंगी बहुत ज़्यादा महंगी है राइट. तो यहाँ पे बोला गया है, देखो ये क्या होता है, ये जो है ना, मतलब ये जो सैफरन जो स्पीशीज़ है ना, जिसका साइंटिफिक नेम है सैफरन क्रोकस. एनीवेज ये साइंटिफिक नेम आपको बिल्कुल नहीं है याद करना है, बट मैं क्या वहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ दैट इस फ्लावर से जो ये निकलती है ना, इसको ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इस फ्लावर को आप नहीं खाते हो, इससे जो निकलता हुआ स्टिग्मा, इनको हमको कलेक्ट और ड्राई किया जाता है राइट. और यस फाइनली ये बेसिकली फूड की तरह कंज्यूम किया जाता है. ठीक है. और मेन जो इश्यूज हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्यों इनकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, क्योंकि ये भी देखो एक एग्रीकल्चर एस्पेक्ट का ही क्वेश्चन हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही तो आपका घट रहा है ना. तो क्यों, पहला रीज़न है क्लाइमेट चेंज, दूसरा रीज़न है दैट रेनफॉल पैटर्न्स जो उस रीजन में पंपोर एंड एसोसिएटेड रीजन्स में वो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है उस रीजन का, और कहीं ना कहीं उस रीजन में देखने को मिल रहा है दैट अर्बन एरियाज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजन्स जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं दैट यस ऐसा चीज़ हो रहा है. इनफैक्ट कहीं ना कहीं इरीगेशन एंड फार्मिंग ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण इन चैलेंजेस हमें सैफरन कल्टीवेशंस में देखने को मिल रहा है. एंड सैफरन कल्टीवेशन की अगर बात करें, यस दिस इज जम्मू कश्मीर का ये पंपोर रीजन है. इस पंपोर रीजन में भी अगर ये वाला जोन देख लीजिएगा, यस दिस इज दैट जोन जहाँ पे आप समझ रहे हैं दैट क्यों इसका ये कल्टीवेशन जो है अलग अलग रीजन में हो ही नहीं सकता. अगर इसका पेड़ लगाओगे तभी भी नहीं होगा. ये यहाँ की सॉइल ही कंड्यूसिव सॉइल है इस टाइप के कल्टीवेशन को होने के लिए. दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दीज रीजन्स राइट. समझ रहे हो बात राइट. सो एनीवेज नेक्स्ट इज ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये देखो ये जो वर्ड है ना, ये बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना का जो एक रिपोर्ट निकलता है जिसको कहता है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023. इसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में एक्सपोज किया था द हिडन कॉस्ट ऑफ अनसस्टेनेबल ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम.
कहा जा रहा है ये एक्सीड कर रहा है $10 ट्रिलियन एंड कंस्टिट्यूट करता है 11% ऑफ द जीडीपी इन द मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया। एग्री फूड सिस्टम के बारे में अगर बात करें, ये एक सिस्टम है जो कि इनकम पास करता है इंटायर प्रोसेस, प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमिंग फूड, और ये इंक्लूड करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फूड प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई भी रीजन के या फिर कोई भी रीजन के लोगों के फूड के चॉइसेस को, राइट। सो इसका मेन एम यही है दैट कैसे इंश्योर किया जा सके सस्टेनेबल और इक्विटेबल एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड थ्रू आउट द पॉपुलेशन, और इसीलिए बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा एक सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। नाउ इसका नीड क्या क्या है और देख लीजिएगा, नीड क्यों नहीं है बताइए ना। नीड इसलिए है क्योंकि फूड का डिमांड बढ़ रहा है भाई, दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, राइट। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना पड़ेगा, राइट। और इसके लिए दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यस एक सस्टेनेबल वे में ये चीज़ प्रोडक्शन भी बढ़े और डिमांड भी फुलफिल हो सके। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना, यह सस्टेनेबल मेथड का बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में, दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट हम जो अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं ना, करो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बट इट शुड नॉट डिग्रेड दैट पैच ऑफ लैंड, राइट, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन हमें गाली ना दे दैट हमारे पेरेंट्स जनरेशन ने क्या किया, ये तो लैंड ही डिग्रेड करके चले गए, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज चैलेंज, राइट, यस, यहाँ पे बोला गया सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है जिससे कि हम अडेप्ट कर सके इन चैलेंजेस के साथ और रिड्यूस कर सके ओवरऑल इस सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन को टू द क्लाइमेट चेंज, मतलब एग्रीकल्चर के सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज, राइट, है ना। और इसके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यस वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर आप देख लीजिएगा बहुत सारे साउथ इंडिया के रीजन्स में जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस होती है ना। तो ऑफ कोर्स इस टाइप के प्रैक्टिसेस जो है दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में हमें प्रैक्टिसेस करना चाहिए, है ना। मिलेट्स का प्रोडक्शन हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स ऐसे कुछ है जहाँ पर आप खेती बाड़ी तो कर ही रहे हो बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड्स एज वेल, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें बोले जाइए। क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो क्या सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा है। पहला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको क्रिएट ही किया गया है जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज में बढ़ाया जा सके। यही नहीं, मिलेट्स, जी हाँ, 2023 को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो कोई भी कभी भी अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कुछ भी होता है ना, तो उस समय पूरा दुनिया में जैसे यहाँ पे उस सेक्टर को प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर 2023 सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, मतलब दुनिया भर में मिलेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो वैसे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुआ है। आप G20 के मीटिंग्स में ही देख लीजिएगा, आप लोगों ने देखा गया था जब गुवाहाटी में वो मीटिंग हुआ था, राइट। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा एक मिलेट्स का भी रिलेटेड एक बेसिकली एक मीटिंग्स हुई थी, राइट। सो मैं ये बोल रहा हूँ दैट अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें की जा रही है ना। यही नहीं, क्रॉप वैरायटीज़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है, दैट इज़ अराउंड 262 एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है इन अलग अलग रीजन्स, राइट। तो ये सब वेरियस गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स है फॉर सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम के रिलेटेड, राइट। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।